हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू एग्जाम टाइम्स। आज हम लोग बात करेंगे सीयूईटी पीजी 2022 एमकॉम के क्वेश्चन पेपर। देखिए, एक सीरीज हमने शुरू किया है 2000। हमको लगता है आप सभी लोग को 2025 का पीवाईक्यू भी मिल चुका होगा। शिवम सर ने आप सभी लोग को 2025 का पीवाईक्यू 2 सेशन में करके कंप्लीट करा रखा है। आज के क्लास में हम लोग जो है कि इस पर्टिकुलर सेशन में 2022 के डिटेल्ड एनालिसिस और डिटेल्ड पीवाईक्यू सॉल्यूशन पर बात करेंगे। आप सभी लोग को आपके स्क्रीन पर दिख भी चुका होगा सर कि हाँ सर, हम लोग जो है 2022 का पीवाईक्यू आपके सामने है। 22 वाला पीवाईक्यू सबसे पहली बार सीवीटी जब हुआ था 2022 में ही हुआ था, जिसमें कंसेप्ट था 100 क्वेश्चन। शुरुआत के 25 क्वेश्चन 1 से 25 तक जो है वो जनरल जनरल सेक्शन का क्वेश्चन होगा। 26 से लेकर आपके 100 तक 75 क्वेश्चन जो होंगे वो कॉमर्स के होंगे। तो आपको सिर्फ कॉमर्स से ही मतलब है क्योंकि अब कॉमर्स ही आना है। अगर 26 में जो एग्जाम होगा उसमें भी 25 75 क्वेश्चन 4 मार्क्स का ईच जो है वो आप सभी लोग को कॉमर्स का करना है। उसी के बेसिस पे कट ऑफ डिसाइड किया जाएगा और जो है वो क्वेश्चन मतलब कि आपके एडमिशन की। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपको मिल चुका है किसका सर? पहला क्वेश्चन आप सभी लोग को मिल गया है। मैं इसको ले लेता हूँ। इतनी जल्दी ना बड़ा दिक्कत होता है ऐसे करने में। चलिए कलर चेंज कर लेते हैं सर। कलर चेंज कर दीजिए सर। आज हरे से हम लोग सॉल्व करेंगे। चलो, पहला क्वेश्चन, एज पर द प्रिंसिपल ऑफ डैश ऑफ मल्टीपल इंश्योरर्स नो वन कैन मेक प्रॉफिट बाय इंश्योरिंग विद। क्या मतलब है सर? कि एक से अधिक इंश्योरेंस अगर आपके पास हैं, एक से अधिक इंश्योरेंस कंपनी से आपने इंश्योरेंस करा रखा है, तो किस प्रिंसिपल के तहत आप एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं उठा सकते? कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन एक ऐसा प्रिंसिपल है, 7 प्रिंसिपल्स होते हैं इंश्योरेंस के, अगर आपको पता होगा। कंट्रीब्यूशन एक ऐसा प्रिंसिपल है जो ये कहता है कि अगर मल्टीपल इंश्योरेंस है तो प्रोपोर्शनेटली वो जो है वो कंपनसेशन पे करेंगे। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं सर। अगला क्वेश्चन आपको है, अरे वो क्या रहा है देखो। चलो, which principle of insurance is not applicable to life insurance? लाइफ इंश्योरेंस जानते हैं, इसको अश्योरेंस के नाम से भी हम समझते हैं। कौन सा प्रिंसिपल लगता है सर? सब्रोगेशन। सब्रोगेशन का मतलब क्या होता है? एक ऐसा प्रिंसिपल है जो कहता है कि अगर लॉस हो गया और लॉस होने के बाद वो प्रॉपर्टी वापस से आपने रीगेन कर ली, कंपनसेशन मिलने के बाद आपको पता चला कि वो प्रॉपर्टी आपके पास वापस आ गई इंश्योर के पास, तो उस प्रॉपर्टी पे हक जो है वो इंश्योरर का होगा, न कि इंश्योर का हो। हमने कार इंश्योरेंस कराया, चोरी करवा लीजिए, कार चोरी हमने खुद करवा ली जानबूझकर, उसका कंपनसेशन हमने ले लिया। अब 2 महीने बाद वापस से कार हमारे घर के बाहर खड़ी है, तो उस पर्टिकुलर कार पर क्या होगा सर? किसका राइट होगा? बिल्कुल सर, इंश्योरर का राइट होगा। लाइफ इंश्योरेंस में ऐसा नहीं होता। अब क्या कोई मर गया, आपने जानबूझ उसको मार डाला, उसका अंतिम संस्कार कर दिया, 3 दिन बाद वो घूम फिर के वापस जिंदा होके आ जाएगा, तो क्या ऐसा पॉसिबल है? ऐसा तो पहले पॉसिबल ही नहीं है सर। बिल्कुल सही जवाब। आइए पढ़ते हैं आगे। 28वें नंबर, कैपिटल मार्केट, इसको मैच मैच करना है कि इस पर्टिकुलर सेक्टर के रेगुलेटरी बॉडीज कौन कौन से हैं सर। बच्चों वाला क्वेश्चन है। बैंकिंग सेक्टर सेबी, टेलीकॉम सेक्टर ट्राई, इंश्योरेंस सेक्टर एडा, इंश्योरेंस रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, कैपिटल मार्केट। गलती कर दिया कुछ? क्या है? अरे सर आपने गलती कर दिया। मतलब देखिए, इसको कहते हैं जल्दी जल्दी वाला काम। इतनी भी जल्दी क्या है सर? कैपिटल मार्केट से भी होगा, बैंकिंग सेक्टर आरबीआई होगा, इंश्योरेंस सेक्टर इरिडा होगा और टेलीकॉम सेक्टर ट्राई होगा। आप लगा लीजिएगा अपने हिसाब से जो भी ऑप्शन आपको मैच कर रहे हैं इसमें से। आगे, शेयर कैपिटल ऑफ आरआरबी। जैसे ही ये क्वेश्चन आए, इज सब्सक्राइब बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, फॉर्म द स्टेट गवर्नमेंट एंड द स्पॉन्सरिंग बैंक। 15 50 15 35 50 15। सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा लगाती है 50%, स्टेट गवर्नमेंट 15%, स्पॉन्सरिंग बैंक 35%। आपका एक काम और भी है। देखिए, पिछले क्वेश्चन में आपने इन रेगुलेटरी अथॉरिटी का नाम देखा। आप ये कौन से ईयर में इनका इस्टेब्लिशमेंट हुआ है? जैसे सेबी का इस्टेब्लिशमेंट 1988 में हुआ है, इसको स्टैट्यूटरी बॉडी बनाई गई 1992 में। आरबीआई का इस्टेब्लिशमेंट 1934 35 मान लीजिए 1935 में इस्टेब्लिश किया गया। 1949 में इसका क्या किया गया सर? 1949 में इसका रेशनलाइजेशन किया गया। इरडा कब स्टैब्लिश हुआ? ट्राई ट्राई जहां तक मुझे याद आ रहा है, ट्राई जो है वो 1999 के आसपास हमको लगता है, यहां तक मुझे याद आ रहा है। मुझे डेट एक्चुअली ये वाला याद नहीं है, ट्राई देख लीजिएगा। इरडा कब स्टैब्लिश हुआ ये देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, ऐसे करके आप लोग देख लीजिएगा। इसके साथ साथ अभी आरआरबी के स्पॉन्सरिंग बैंक में कौन कौन से बैंक्स आते हैं, इसको भी एक बार आप लोग देख लीजिएगा। इसमें से कौन सा एग्रीकल्चर फाइनेंस को
प्रमोट करने के लिए बैंक बनाया गया सर? नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, एस्टैब्लिशमेंट डेट 1982। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन 1982 होगा सर? क्या आप श्योर हैं सर? मैं चेक करना चाहूंगा। देखिए मुझे डेट्स पर, मैं डेट में बड़ा कमजोर हूँ सर, मैं डेट में बड़ा कमजोर हूँ। मैं एक मिनट चेक कर लेता हूँ सर, क्या मैं सही बोला हूँ कि ये सर? बिल्कुल सर 1982 ही होगा, 12 जुलाई 1982। इसमें से कौन सा कमर्शियल बैंक के लिए असेट नहीं है सर? कौन सा असेट नहीं है? असेट नहीं है तो मतलब सर डिमांड डिपॉजिट्स। कोई बैंक में पैसा जमा किया है और करंट अकाउंट में खाता खुलवा लिया है तो क्या वो बैंक का असेट हो जाएगा? बिल्कुल नहीं सर, कतई नहीं, वो बैंक की लाइबिलिटी रहेगी। इसमें से कौन सा असेट फंक्शन ऑफ मनी है? मॉनेटरी एंड मॉनेटरी थ्योरी में आपने पढ़ रखा होगा इसको, बिल्कुल स्टोर ऑफ वैल्यू। मनी को जो है वो आप भविष्य में एज अ उसके पर्टिकुलर अपने कंजप्शन को आप क्या कर सकते हैं? पोस्टपोन कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द यूज। तो हमें इसको असेट फंक्शन ऑफ मनी कहते हैं, स्टोर ऑफ वैल्यू। ठीक है, आगे बढ़ेंगे सर। अगला क्वेश्चन है, अगर हमें इकोनॉमी में मनी सप्लाई को बढ़ाना है तो हम क्या करेंगे सर? ऑप्शन देखिए, बहुत बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है सर। ऑप्शन देखिए, अगर हमको मनी सप्लाई को बढ़ाना है, इंक्रीज करना है, तो हमें बैंक रेट और सीआरआर को घटाना होगा। बैंक रेट और सीआरआर को जो है वो घटाना होगा सर। अभी तो बैंकों के पास अधिक पैसा बचेगा लोन बांटने के लिए, वो जितना लोन अधिक बांटेंगी उतना इकोनॉमी में मनी का फ्लो बढ़ेगा। अगला क्वेश्चन, इसमें से कौन सा फंक्शन, फंक्शन नहीं है फंक्शन है, ध्यान दीजिएगा, इसमें कौन सा फंक्शन जो है मार्केटिंग मैनेजमेंट के फंक्शंस में आता है सर? सारे सारे आते हैं। मैनेजमेंट के जितने फंक्शंस है वही तो सेम मार्केटिंग के भी फंक्शंस होंगे सर, सारे फंक्शंस हैं। राइजिंग प्रमोशन कॉस्ट एंड श्रिंकिंग प्रॉफिट मार्जिन आर रिजल्ट्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? बहुत बच्चे इसका आंसर ग्लोबलाइजेशन कहते हैं, गलत कहते हैं। ग्लोबलाइजेशन से प्रमोशन कॉस्ट तो बढ़ता है, प्रॉफिट मार्जिन कहाँ कम होता है? देखो कोई एक मार्केट है, तुम अकेले वहां के प्लेयर हो, अकेले अकेले तुम वहां पर सेलर हो, सारा प्रॉफिट तुम रखोगे, तुम्हारे साथ और 4 लोग आ जाएंगे तो अब प्रॉफिट जो होगा वो मार्केट में कस्टमर से वो तो बढ़ जाएंगे, डाइवर्सिफाई हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे सर। बढ़ जाएंगे तो उस केस में होगा क्या? उस केस में सर प्रॉफिट भी हमारा कम होता जाएगा सर। तो बिल्कुल हाइटेंड कंपटीशन जो है वो इसका आंसर। आगे बढ़ा जाए, मार्केटिंग इज अ ह्यूमन एक्टिविटी डायरेक्टेड एट सेटिस्फाइंग नीड एंड वांट थ्रू एक्सचेंज प्रोसेस। कुछ सोचना ही नहीं है इसमें, कुछ सोचना ही नहीं है। फिलिप कोटलर का नाम लगा के आगे बढ़ जाइए। आगे बढ़ते हैं, प्रोडक्ट प्लेस प्राइस प्रमोशन का पार्ट है ये। अब देखिए प्रमोशन जो है वो सेल पर्सनल सेलिंग का पार्ट होता है। प्लेस की बात हम करें, प्लेस छोड़िए, अच्छा प्लेस में हम फैक्ट्री लोकेशन कह सकते हैं, हाँ सर प्लेस ऑफ फैक्ट्री। सर सी का 3 और डी का 4, ऑप्शन नंबर सर ए और डी दोनों है सर। आगे बढ़ते हैं, प्राइस में क्या आ सकता है सर? प्रोडक्ट में, सर प्रोडक्ट में हमारा आ सकता है सर क्रेडिट फैसिलिटी आ सकता है। आपको लगता है क्रेडिट फैसिलिटी? सर बिल्कुल, क्रेडिट फैसिलिटी प्रोडक्ट का पार्ट हो सकता है। उधार पे अगर सामान बेचा जाए सर, लेकिन वो प्राइस भी तो हो सकता है। सर आप कंफ्यूज कर रहे हैं, मैं कंफ्यूज करा तो आप सोच के बताइए सर क्या होगा? प्रोडक्ट पर वारंटी मिलती है सर, और प्राइस का मतलब क्रेडिट फैसिलिटी, उधार दे दिया जाए। पहले पैसा तो आप कभी ना कभी उसका दोगे ना, उसकी प्राइसिंग तो भाई ठीक है, भले ही पैसा आपने ऑन द स्पॉट नहीं पे किया, फ्यूचर में दोगे तो क्रेडिट फैसिलिटी है, और प्रोडक्ट पे हमें वारंटी मिलती है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, एडवर्टाइजिंग डज नॉट अपीयर टू बी इंपॉर्टेंट इन। एडवर्टाइजिंग कहां पर बहुत ज्यादा काम नहीं करता? बस आप सोच के बताएंगे सर। अब बहुत बच्चे कहेंगे सर इंफॉर्मेशन, ब्रांड इमेज, बहुत बच्चे कहेंगे सर इसका आंसर। एक्चुअली इसका आंसर जो होना चाहिए वो होना चाहिए सर, एडवर्टाइजिंग की आवश्यकता जो है इंपॉर्टेंट कब नहीं होती है? भाई अब ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया। बहुत लोग कहेंगे सर ब्रांड इमेज होने पर भी तो जरूरत नहीं पड़ता, हमें स्पेसिफिक फीचर हाईलाइट करना है सर तो वहां पे हमें जरूरत पड़ेगा सर। बी वाला ऑप्शन तो अपने आप कट जाएगा सर, तो ऑल ऑफ दी एबव भी कट जाएगा। ब्रांड इमेज जरूरत पड़ेगी सर, इन्फॉर्मेशन में जरूरत पड़ेगी, दोनों जगह पड़ती है सर। अब क्वेश्चन पूछ रहा है एडवर्टाइजिंग डज नॉट अपीयर टू बी इंपॉर्टेंट इन हाईलाइटिंग स्पेशल, जरूरत पड़ती है। तो इस हिसाब से इसका आंसर जो होना चाहिए वो सी होना चाहिए, ए भी होना चाहिए। इसीलिए इस क्वेश्चन को 2022 में ड्रॉप कर दिया गया। सबको इसका मार्क्स दिया गया जिसने इसको छुआ। कस्टमर बाई फ्रॉम स्टोर्स एंड फर्म दैट ऑफर द हाईएस्ट, ये सर वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है।
कस्टमर उसी जगह से माल खरीदता है जो फर्म उसको सबसे अधिक कस्टमर परसीव्ड वैल्यू देती है। कस्टमर परसीव्ड वैल्यू का मतलब होता है कस्टमर ने कितना बेनिफिट अवेल किया माइनस कस्टमर ने उस पर कितना एक्सपेंसेस किया, दोनों का डिफरेंस जो है वो कस्टमर परसीव्ड वैल्यू है। प्रमोशन मिक्स इज द पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन ऑफ प्रमोशनल टूल यूज्ड बाय कंपनी टू विद इट्स ऑडियंस। क्या करती है भाई बताइए, क्या करती है? बिल्कुल सर, प्रमोशन मिक्स से हम कम्युनिकेशन करते हैं। परचेजिंग डिसीजन तो प्रोडक्ट में आता है सर, वो तो ओवरऑल मार्केटिंग में देखेंगे। हेल्प और प्लान कुछ होता नहीं है सर, कम्युनिकेशन करने की बात होती है। इकोनॉमिक्स में आइए सर थोड़ा सा, इकोनॉमिक्स में आप आएंगे, सबसे पहला क्वेश्चन है इन परफेक्टली कॉम्पिटेटिव मार्केट अ फर्म टू बी इन इक्विलिब्रियम इन द लॉन्ग रन अचीव्स नॉर्मल प्रॉफिट ओनली व्हेन। अब परफेक्ट मार्केट में आप सभी लोग को पता है सर, एसी एमसी एआर एमआर सब बराबर होते हैं, तभी माना जाता है आप लोग परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में पढ़े होंगे कि कब इक्विलिब्रियम पे होता है, जब मेनली आपका एमआर एमसी के बराबर हो जाए और एमसी उसके बाद से बढ़ना शुरू हो जाए। और अगर टीआर टीसी अप्रोच से वो प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम है। नॉर्मली मार्केट कब इक्विलिब्रियम में आता है, जब एग्रीगेट सॉरी जब आपके डिमांड कर्व जो है वो सप्लाई कर्व से क्रॉस करता है, तब हम मानते हैं कि वो इक्विलिब्रियम पे है। तो हम यहाँ प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम की पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करेंगे कि फर्म फर्म कब इक्विलिब्रियम पे रहेगी, सेलर कब इक्विलिब्रियम पे रहेगा, प्रोड्यूसर कब इक्विलिब्रियम पे रहेगा और नॉर्मल प्रॉफिट कब अर्न करेगा, जब ये चारों बराबर हो। आगे बढ़ा जाए सर। प्रॉफिट मैनेजमेंट में हम प्रॉफिट एस्टिमेट करते हैं सर, ये तो बहुत बेसिक सी चीज है सर, ये तो बहुत बेसिक सी चीज है। नहीं सर, ऐसा तो नहीं होता कुछ, ऐसा नहीं होगा सर, एक बार रुकिए फिर से पढ़ा जाए। डिमांड एनालिसिस, डिमांड एनालिसिस में तो सर डिमांड फॉरकास्टिंग होगी, ये तो बहुत आसान है। कॉस्ट प्रोडक्ट एनालिसिस में कॉस्ट आउटपुट एनालिसिस होगा सर, ए और बी तो कट गया आपका। कैपिटल मैनेजमेंट में प्रॉफिट पॉलिसी आती है और प्रॉफिट मैनेजमेंट में प्राइस एस्टिमेट आता है। एक्चुअली जब कैपिटल मैनेजमेंट आप करते हो, नॉर्मली फाइनेंशियल, इसको हम लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट के नाम से भी देखते हैं, हालांकि फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पार्ट है, तो वहां चेक करना चला चाहते हैं कि कौन सा सोर्स ऑफ फंड्स या कौन सा प्रोजेक्ट जो हमको अधिक प्रॉफिट प्रोवाइड करेगा, वो प्रॉफिट पॉलिसी में। और प्रॉफिट मैनेजमेंट में एस्टिमेटली हम प्राइस को डिसाइड करते हैं कितना प्राइस रखना चाहिए। अंडर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन प्राइस विल बी हायर इन द मार्केट व्हेन डिमांड इज। इसका आंसर क्या होगा सर? प्राइस कब हायर होगा, जब डिमांड हमारा लेस इलास्टिक। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन नॉर्मली जो अगर डिमांड कर बनता भी है सर, वो कुछ स्टीपर शेप में बनता है, ऐसे बनता है। तो प्राइस कब हायर रहेगा, जब मार्केट डिमांड जो है, जो नॉन इंडिविजुअल डिमांड कर्व जो है, जो नॉर्मली आपका लेस इलास्टिक। अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो द फॉलोइंग इज अ मेथड ऑफ मेजरिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड व्हेन चेंज इन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इज सब्सटैंशियल। जब प्राइसेस में बहुत नॉर्मल चेंजेस होता है तो हम लोग आर्क मेथड का प्रयोग करते हैं। आप लोग ऐसे करके कर्व बनाते हैं, फिर यहाँ पर जो है वो ऐसे ऐसे करके आप अगर देखोगे तो आपको जो है वो मेनली इसी से हम लोग जो है वो इलास्टिसिटी अगर इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तो आप उसको डिटेल में देखेंगे। इफ मार्जिनल कॉस्ट इज अबव एवरेज वेरिएबल कॉस्ट देन आउटपुट व्हेन द आउटपुट इज राइजिंग देन, क्या कहना चाह रहा है, अगर मार्जिनल कॉस्ट एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से ज्यादा हो सकता एट द टाइम व्हेन आउटपुट इज राइजिंग, जब आउटपुट बढ़ रहा हो तो क्या करेंगे सर इसका हम लोग? एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज फॉलिंग, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज राइजिंग, एवरेज टोटल कॉस्ट इज फॉलिंग और नन ऑफ दी। देखिए भाई, नॉर्मली इसको हम लोग जेलेसी रिलेशन पढ़ते भी हैं, कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलता है। ये एमसी कर्व होता है, ये एसी कर्व होता है, एबीसी कर्व कह सकते हैं। और इस प्रकार से जो है वो नॉर्मली एबीसी जो है वो बढ़ता रहता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ा जाए।
इन्वेंट्री मैनेजमेंट इसमें से कौन सा इन्वेंट्री वैल्यूएशन फीफो से होता है? डी का 3, देखिए डी का 3 तीन ऑप्शन में है। इन्वेंट्री वैल्यूएशन, एक मिनट मुझे गलती कर रहे हैं कुछ हम लोग। हाँ सर, इन्वेंट्री वैल्यूएशन जो है वो फीफो से होता है, ठीक। गेम लीनियर प्रोग्रामिंग जो है आपका वो सिंप्लेक्स मतलब का पार्ट होता है, बी का 1। गेम थ्योरी सैडल पॉइंट का पार्ट होता है, और इन्वेंट्री कंट्रोल में जो है वो वेद आता है। बिल्कुल सर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला, द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी ऑफ एन आइटम इज कैलकुलेटेड यूजिंग द एनुअल डिमांड टुगेदर डैश विथ एंड डैश। कौन सी दो चीजों को, इनडायरेक्ट कॉस्ट, होल्डिंग कॉस्ट, डायरेक्ट कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड होल्डिंग कॉस्ट, डायरेक्ट कॉस्ट एंड होल्डिंग कॉस्ट। देखिए हलवा क्वेश्चन है ये सर, हलवा क्वेश्चन है। हम लोग ऑर्डरिंग का, हम इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी में क्या देखते हैं, हम एक ऐसा कॉम्बिनेशन गुड का देखते हैं, इतने कम से कम यूनिट्स ऑफ कमोडिटीज को हम का ऑर्डर देते हैं जिसको मंगाने पे ऑर्डरिंग और होल्डिंग कॉस्ट सबसे मिनिमम हो जाए। एक ऐसा कॉम्बिनेशन बना के चलते हैं कि बोलते हैं ना 1000 यूनिट मंगाने का कॉस्ट भी इतना है, 2000 यूनिट मंगाने का भी कॉस्ट इतना है, लेकिन इसके बाद अगर मंगाओगे तो आपकी ऑर्डरिंग और होल्डिंग कॉस्ट बढ़ जाए। तो हम जो है वो 2000 और जो मैक्सिमम है उनके बीच का कुछ ऐसा ऑर्डरिंग और होल्डिंग कॉस्ट रखेंगे जो सबसे मिनिमम। वही ईओक्यू से जब मैं कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ाऊंगा तो मैं आपको वहां पर समझाऊंगा। अगला क्वेश्चन है आपका, विच आर द फॉलोइंग आर ट्रू इन कंटेक्स्ट ऑफ कंपनी लॉ। कंपनी लॉ के कॉन्टेक्स्ट में कौन सा स्टेटमेंट इसमें से सही है? सर देखिए अब इसमें डी वाला स्टेटमेंट एकदम साफ साफ गलत दिख रहा है। आईपीओ का फुल फॉर्म इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग होता है, जिन जिन ऑप्शन में डी है वो कट जाएगा। अब बचा ऑप्शन नंबर बी और सी। ए बी मतलब ए और बी स्टेटमेंट ध्यान नहीं देना है आप, सी और ई पढ़ लीजिए। क्या कह रहा है? सी कह रहा है पर्सन कैन नॉट बी डायरेक्टर ऑफ मोर देन 30 कंपनीज एट द सेम टाइम। एक बार में 30 कंपनियों से ज्यादा के डायरेक्टर नहीं बन सकते, ऐसा नहीं है सर। इसका लिमिट 15 हो चुका है सर, 15 हो चुका है सर, देखना पड़ेगा 15 है शायद, पुराना रेट तो नियम 15 है। हाँ अब शायद चेंज हो गया। और डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग टाइप, बिल्कुल सर डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग गवर्नमेंट का अंडरटेकिंग होता है, आप लोगों ने क्लास 11 में पढ़ा होगा। तो ऑप्शन नंबर ए बी ई सी वाला ऑप्शन गलत सही है। मतलब सीरियल नंबर की बात करें, सबसे पहला अगर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का क्लॉज होता है नेम क्लॉज, ठीक है। दूसरा होता है डोमिसाइल क्लॉज, तीसरा होता है आपका ऑब्जेक्ट क्लॉज, तीसरा ऑब्जेक्ट क्लॉज था। तो ए का 4 है, बी का 1 है। देखिए ए का 4 बी का 1 दो ऑप्शन में है। सबसे आखिरी एसोसिएशन क्लॉज होता है सर डी का 3, ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाए। आगे बढ़ा जाए सर, 50वें क्वेश्चन पे चला जाए। स्टाफिंग इंक्लूड्स, अब देखिए स्टाफिंग में ट्रेनिंग भी होता है, अप्रेजल भी होता है, प्लेसमेंट भी होता है। डायरेक्टिंग एक अलग फंक्शन है। आप ए बी सी, आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अलवा क्वेश्चन है सर, इन सब क्वेश्चन में बहुत ध्यान नहीं देना है। एन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज इफेक्टिव इन इफ इट इनेबल्स इंडिविजुअल टू कंट्रीब्यूट टू द ऑब्जेक्टिव ऑफ एंटरप्राइज, दिस इज नोन एज। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इफेक्टिव होगा अगर उसके जो हमारे उसके अंडर एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं वो ऑब्जेक्टिव के प्रति, एंटरप्राइज के ऑब्जेक्टिव के प्रति जो है वो समर्पित हो। सर ये तो बेसिक्स है, यूनिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव। आप लोगों ने यूनिटी ऑफ डायरेक्शन नाम का एक फ्यूल का प्रिंसिपल पढ़ा था, हालांकि ये डायरेक्शन का एक डायरेक्टिंग का प्रिंसिपल है, लेकिन ये मिलता है किससे? यूनिटी ऑफ डायरेक्शन से मिलता है। आगे बढ़ा जाए सर, चलिए। गिवन बिलो टू स्टेटमेंट assertion is according to Taylor one best way of doing each task lead to increasing productivity in the organization। एक बेस्ट तरीका ये है भाई, हमेशा एक काम करने का बेस्ट तरीका होता है जो प्रोडक्टिविटी बढ़ाता है। ये टेलर ने कहा है, बिल्कुल सही बात कहा है सर। इट वॉज द मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी अलोन टू फाइंड आउट द वन बेस्ट ऑफ, गलत बोल दिए सर। सिर्फ मैनेजमेंट ही क्यों, अलोन, ओनली, ऐसे शब्द जब भी स्टेटमेंट में आए ध्यान से स्टेटमेंट पढ़ना, हो सकता है कि वो कुछ और कहना चाह रहा है। तो ये स्टेटमेंट जो है आपका गलत है, वो असर्शन सही है, रीजन गलत हो। आगे बढ़ा जाए सर, आगे बढ़ा जाए सर, आगे बढ़ा जाए सर। फॉलोअर थ्योरी लीडर इज अ लीडर, बहुत बेसिक सा है सर। बिहेवियरल थ्योरी सर पर्सनालिटी पर बात करता है। ग्रेट मैन थ्योरी कैरेक्टर ऑफ द लीडर। और ट्रेड थ्योरी, ट्रायल थ्योरी नहीं है, ट्रेड थ्योरी है, ये इफेक्टिव लीडर पे बात करता है। ऑप्शन नंबर
ट्रेड थ्योरी क्या कहता है, आप लोग को सर विशाल सर पढ़ाएंगे। ट्रेड थ्योरी वह ट्रेड थ्योरी कहती है जो, ये थ्योरी कहती है कि एक लीडर वही है जिसके अंदर लीडर की सारी क्वालिटी, और पॉसिबल नहीं। ग्रेटमैन थ्योरी कहती है लीडर्स आर बोर्न नॉट मेड, कैरेक्टरिस्टिक्स पर बात करती है सर। बिहेवियरल थ्योरी सबसे बेस्ट मानी गई है, ओहियो यूनिवर्सिटी, मिचिगन यूनिवर्सिटी, फ्रांसिस लिकर्ट, इन सभी लोग ने बिहेवियरल थ्योरी में बहुत कंट्रीब्यूशन दिया है। ब्लेक एंड माउंटेन थ्योरी, मैनेजरियल ग्रिड थ्योरी, ये सारी थ्योरी, ब्लैंचेट थ्योरी, ये सारी थ्योरीज आप लोग बिहेवियरल थ्योरी में पढ़ेंगे, ठीक है। और फॉलोअर थ्योरी कहता है जो जो लीडर ने कह दिया वो सब सही है, तो लीडर इज अ लीडर। आगे बढ़ा जाए सर, चलिए। ग्रेप वाइन क्या है सर? ग्रेप वाइन सर, देखिए ग्रेप वाइन तो सर एक फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है सर, ये इसका ए होगा सर। ए का 3 कहाँ है सर? ए का 3 देखिए, 2 ऑप्शन। टाइम एंड मोशन स्टडी सर, टाइम एंड मोशन स्टडी सर जो है वो एक साइंटिफिक मैनेजमेंट का पार्ट है सर। बी यूनिटी ऑफ डायरेक्शन सर, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन जो है वो मैनेजमेंट का एक प्रिंसिपल है। गलती कर दिया क्या सर? यहाँ सी होगा ना, ये बी होगा, ये सी होगा और वो बी होगा सर। बी का 4, सी का 1, सी का 2, आपका आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? आपका आंसर जो है वो, आगे बढ़ा जाए सर। आगे अगला है, द नेग्लेक्ट ऑफ ह्यूमन साइड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हैज बीन वन ऑफ द मेजर क्रिटिसिज्म ऑफ टेलर। बिल्कुल सही बात कह रहा है, टेलर के प्रिंसिपल और टेक्निक्स को इसीलिए बहुत लोगों ने फॉलो नहीं किया कि जो है कि ये मानते थे कि जो ह्यूमंस हैं वो एक सिर्फ मशीन है, उनके कोई इमोशंस नहीं है, जिसकी वजह से इनको बड़ा क्रिटिसिज्म मिला। टेलर एंड हिज फॉलोअर्स हैव व्यूड ऑर्गेनाइजेशन मैकेनिस्टिकली, बिल्कुल सही बात है, दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं, और असर्शन जो है वो रीजन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी। अगर आप पढ़ेंगे, टेलर ने को क्रिटिसिज्म इसलिए मिला क्योंकि वो ह्यूमंस को सिर्फ एज अ एक पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन मानते हैं, उन्होंने ह्यूमन साइड को इग्नोर कर दिया, इमोशंस फीलिंग्स को इग्नोर कर दिया, क्योंकि उनका और उनके फॉलोअर्स का मानना था कि ऑर्गेनाइजेशन मैकेनिस्टिकली काम करती है, ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ मशीनों से काम करती है, तो गलत है, इंसान मशीन नहीं होते। तो इसीलिए आपका जो है वो ये आपके लगभग आपके क्वेश्चंस इसके हैं सर, ये आपके इतने क्वेश्चंस हैं। मुझे लगता है कि और बचे हुए क्वेश्चंस अगले क्लास में डिस्कस किया जाए, अगर हो तो। सर 55 पे हैं, 45 और क्वेश्चन है हमारे पास, उन क्वेश्चंस को हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि छोटे छोटे 2 सेशंस अगर बना दिए जाए तो वो इफेक्टिव होता है। जी सर, बिल्कुल बिल्कुल। 56 क्वेश्चन नंबर 56 से जो है हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। बाकी हमारी मुलाकात अब देखिए कब होती है, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।